दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आए हैं ईवीएस का टेस्ट नंबर 1। ये पूर्णतया एनसीईआरटी आधारित होगा। अगर आपने एनसीईआरटी की ईवीएस की समरी अच्छे से अगर आपने पढ़ी है, वीडियोस को देखा है, तो आप चेक करिए जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं इसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए हम कुछ टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं, मतलब आपको लगभग 5 टेस्ट हम देंगे। इसमें से आपकी परीक्षा में 15 नंबर फंस जाएंगे, फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं। यानी इस क्लास में पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं होंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। और 5 टेस्ट हम पहले बना रहे हैं। इसमें अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और भी हम टेस्ट बनाएंगे ताकि आपका आकलन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी। और अभी तक अगर आपने ये ईवीएस का पापा वीडियो, बाल विकास, संस्कृत, हिंदी, ये पापा वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैराथन नाम से, उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2 टेस्ट है इसमें, 2 टेस्टों को हमने एक में मिक्स किया है, तो इन दोनों टेस्टों को आप एक साथ लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिक्सा क्या है? एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का बीज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिक्सा के बारे में हमने आपको बताया था, एक प्रकार का खेल है, पजल गेम होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 3, कश्मीर के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? नारियल के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में, टैपियोका के साथ मछली, या फिर सांप का पकवान। क्वेश्चन नंबर 3, तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी मछली को ज्यादा पसंद करते हैं। गोवा के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? नारियल के तेल में बनी मछली, सरसों के तेल में, या फिर टैपियोका के साथ, या फिर सांप का पकवान। प्रश्न संख्या 4, गोवा के लोग, तो यहां पे आंसर जाएगा नारियल के तेल में बनी मछली, ये गोवा के लोगों को पसंद है। लिंग हु फेन कहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है? गोवा, हांगकांग, जम्मू कश्मीर, भोपाल। तो ये हांगकांग के लोग लिंग हु फेन यानी सांप के मांस को लिंग हु फेन कहा जाता है, और ये हांगकांग के लोगों का मुख्य भोजन है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर होगा केरल। आइए बताते हैं आपको एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती हैं, मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी जमीन के नीचे। तो ऊपर पेड़ पर क्या? नारियल, और नीचे करी। तो ये है केरल की खास बात। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो अभी अभी हमने आपको बताया मैना। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नीचे दी गई सूची पर विचार करिए, कौन सा यहाँ पे दूसरे से भिन्न है? तो देखिएगा यहाँ पे मछली, घड़ियाल, कछुआ ये पानी में रहते हैं, और कौवा पेड़ की डाल पर। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा। यहाँ पे मिलान करना है, और ये प्रश्न सीटेट 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं आपको पता होना चाहिए, पकाया हुआ सांप खाते हैं। केरल के लोग क्या खाते हैं? टैपियोका। और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली, और गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। छोला भटूरा तो कहीं भी खा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपने अभी अभी पढ़ा है। तो देखिए, गूंथ करके कोई खाना पकाने का तरीका नहीं है, बेलना भी नहीं है, और भिगोना भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, सेक कर, तलकर और भूनकर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने पढ़ाया था। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो उल्लू जो है काफी हद तक पीछे घुमा सकता है, और झटके से पूछे तो मैना लगाइएगा। हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, और ये कहाँ से संबंधित है? प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप आंसर करेंगे केरल के साथ। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। 5 मिनट में 15 क्वेश्चन। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है आसान प्रश्न, फिर भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। ईवीएस का फुल फॉर्म, कई लोग एनवायरमेंटल साइंस लगा देते हैं, तो यहाँ पे आंसर जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज के साथ। पक्षियों के पंख के बारे में सही कथन चुनिए। तो जो पक्षियों के पंख होते हैं उड़ने में मदद करते हैं, शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है? भाप में पकाना, धूप में पकाना, हवा में पकाना, या फिर उबालकर पकाना।
तो भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? भाप में पकाना। ये लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 या फिर 10। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ये लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सही कथन क्या है, मतलब यहाँ पे 3-3 के दिए हुए, मतलब कोई एक ऑप्शन गलत होगा। गलत ऑप्शन आपने पहचान लिया है। ये 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती, तो आपके पास सही ऑप्शन बचे पहला, तीसरा और चौथा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी अभी भी आपको पढ़ाई गई है, फिर से आप देख सकते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। क्या ये कथन सही है या फिर गलत है? देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक प्रकार के परिवार नहीं होते। एनसीईआरटी में अभी अभी आपने पढ़ा कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आंसर जाएगा सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। 2 प्रकार के हमने आपको बताए, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एनसीईआरटी में यही है। अगर आप कहीं अन्य पढ़ते हैं गूगल वगैरह पे, तो हो सकता है 3 प्रकार आपको मिले, मिश्रित परिवार, तो वो गलत है। सीटेट की दृष्टि से गलत है, बाकी किसी अदर एग्जाम में अगर वो मानते हैं तो वो उनका अलग मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे मंजिल पर जानवरों को रखा गया है, जरूरत की सामान भी इकट्ठा करके रखा गया है, और स्वयं वे पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो ये है जम्मू कश्मीर की बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताशी का जोर चला, वो मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखा था। उस पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी, अंदर छप्पर जैसा लग रहा था। ठीक है, तो ये किसकी बात कही जा रही है? यहाँ पे देखिएगा, लद्दाख की बात कही जा रही है। आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ताशी की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो ये विशेषता जम्मू कश्मीर के घरों की है, और वहीं पे पास में क्या है? लद्दाख भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार का सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। वैसे तो चारों है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सबसे प्रभावशाली। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें ABCD चारों दिए हों, एक तो कोई ना कोई आपको छोड़ना पड़ेगा। इस कंडीशन में हम ले जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? ABC। क्यों? क्योंकि परिवार तो प्राथमिक भूमिका है, उसके बाद द्वितीयक में समुदाय आता है, फिर समाचार पत्र। यहाँ से हम वास्तविक जीवन से सीखते हैं, कक्षा को इसीलिए हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिसकी छतें कटेली झाड़ियां होती हैं में रहते हैं। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि बांस के खंभों पर जो घर हैं वो ए फॉर असम और B फॉर बांस, याद रखिएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। पहला सही है, तीसरा सही है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, प्रश्न संख्या 6। वीडियो को एक बार लाइक करिएगा सभी लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों? ये सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा विकल्प 100% सही है। डल झील कहाँ है? ये भी आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो डल झील आपकी है जम्मू कश्मीर में। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा हो तो ये गांव किस राज्य में होगा? देखिएगा यहाँ पे राजस्थान में तो वर्षा कम होती है, आपने पढ़ा। और अगर हम बात करें मजबूत बांस की, तो हमने आपको बता रखा है A फॉर असम, B फॉर बांस। आंसर जाएगा यहाँ पे असम के साथ, क्योंकि असम में बांस के खंभों पर घर बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई ऑप्शन में कहा जा रहा है
लकड़ी के फर्श। तो ये लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जाती है? अभी जो हम आपको तासी वाली वो दिखा रहे थे स्लाइड, इसी में सारी विशेषताएं कही गई हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी, कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी, कहीं सीताफल, कहीं मक्का, किसी छत पर धान। तो ये आपके मतलब की नहीं है। ऊपर जो हमने आपको चीजें बताई हैं उसके बाद नीचे चले आइए। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। तो आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार के मकान की बात कही जा रही थी। यहाँ पे ऑप्शन में ठंडे रेगिस्तान की बात कही जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप चुनिए कि लेह और लद्दाख के बारे में कौन सा कथन उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ADE के साथ। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और पत्थर के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बने होते हैं। और यहाँ पे ई ऑप्शन में कहा जा रहा है लकड़ी की फर्श होती है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, A, D और E के साथ जाएगा। अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो यहीं से सारे क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ये बात तो कोई मतलब की नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 आंसर जाएगा बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। दूसरा विकल्प सही होगा, ये है इग्लू, जिसे बर्फ के घर हम कहते हैं। ठीक है, एस्किमो गर्मियों के लिए अलग घर बनाते हैं, ठंड के लिए अलग। ठंड वाले घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। चूंकि ठंड के दिनों में वहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, इसलिए इनको इग्लू का निर्माण करना पड़ता है। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस से खंभों पर बनाया जाता है। फिर से वही बात, आपको ट्रिक याद रखनी है, A फॉर असम और B फॉर बांस। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा? और यहाँ पे जो बाल विकास पापा वीडियो अपलोड हुआ था, 13 पेपर एक ही बार में हमने कराए हैं 2011 से 2019 तक, उसको जरूर देखिए और बहुत सारी किताबों की गलतियों को आप सुधारिए। और यहाँ पे जो वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है उसको आप क्लिक करके देखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।